हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉयड-सेवर्ट्स लॉ की। तो बॉयड-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका एक्सप्रेशन हमको निकाल कर देगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में हमको ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। तो चलिए समझते हैं कि बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है। तो ये बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई कंडक्टर है XY और इसके अंदर क्या कर रहा है, कोई एक आई करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो किसी एक पॉइंट पर इस कंडक्टर की वजह से इसके आसपास किसी एक पॉइंट पर P पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखिए ये यहाँ पर बोलता है कि आप यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट कंसीडर कीजिए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इस पूरे के लिए एक बार में मैग्नेटिक फील्ड निकालना डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर क्या करते हैं, एक पार्ट के लिए निकाल कर सबका सम कर ले, या कह लीजिए कि सम करने के लिए हमारे पास जो मैथमेटिकल टूल है वो क्या, इंटीग्रेशन। मतलब कि मैं क्या करूं, मैं सिंपल ए बी जो मैंने यहाँ पर एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर करा है, इसके लिए मैं क्या कर लूं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं इस पॉइंट पर और उसका क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं विद लिमिट्स। ठीक है, ऐसा हम लोग करने वाले। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, डीएल। अब ये जो ए बी एलिमेंट है ना मेरा, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो ज्वाइन कर दो। इस पॉइंट को हमने क्या करा, इससे ज्वाइन किया। इस पॉइंट को हमने क्या करा, इससे ज्वाइन किया। लेट्स से कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, कितना है आपका आर। ठीक है, और जो वेक्टर होगा वो कितना होगा यहाँ पर, आर कैप। आर कैप इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, लेट्स से कि ये जो आपका पॉइंट है, इसका जो एंगल, पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसका जो एंगल बन रहा है हमारे कंडक्टर के साथ, या कह लीजिए कि जो हमारा लाइन एलिमेंट है इसके साथ, वो कितना है यहाँ पर, थीटा। तो अब देखिए ध्यान से कि इस वायर की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या करा, इस वायर को छोटे पार्ट में डिवाइड किया, ए बी, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। तो लेट्स से कि जो ए बी है ना, आपके जो स्मॉल एलिमेंट है ए बी, ठीक है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमने क्या बोला, डीबी। डीबी क्या हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसको हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर, डी। अब ये बॉयड-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है, बॉयड-सेवर्ट लॉ यहाँ पर ये बोलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, किसकी वजह से, स्मॉल एलिमेंट की वजह से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रही, करंट के फ्लो की वजह से। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस सा रीजन है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इसने सब कुछ चीजों को फाइंड किया है। सेकंड ये क्या बोल रहा है कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। डीएल क्या है भाई, यहाँ पर डीएल है आपका ये एलिमेंट का लेंथ। एलिमेंट का लेंथ जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आपका कंडक्टर का साइज जितना बड़ा होगा ना, उतनी ज्यादा देर तक उसके अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो कह लीजिए कि उतनी लंबी डिस्टेंस करंट को क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जितनी लंबी डिस्टेंस करंट ट्रेवल करेगा, चार्जेस ट्रेवल करेंगे, उतनी ज्यादा देर क्या रहेंगे, वो वहां पर रहेंगे। तो वहां पर वो क्या करेंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि डीएल जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, आपका डीबी ज्यादा होगा, मतलब डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली उसने ये चीज फाइंड करी। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि थीटा, थीटा जो है ना, इस पे भी ये डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा के प्रोपोर्शनल क्यों बोला इसने एक्सपेरिमेंटली ये चीज फाइंड करी कि जब थीटा यहाँ पर जीरो था, थीटा यहाँ पर कितना था, 0 डिग्री था, उस टाइम पर आपका जो डीबी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कितना आ रहा था आपका, मिनिमम, कह लीजिए 0। और जब ये थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ, तो उस केस में आपका जो बी की वैल्यू आएगी ना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी आ रही थी, मैक्सिमम, एक्सपेरिमेंटली। तो यहां पर ये देखो कब पॉसिबल, थीटा 0 पे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम, थीटा 90 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां पर आप देखिए जो साइन थीटा होता है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का बिहेवियर शो करता है कि थीटा जब 0 है तो मिनिमम होता है ये, और थीटा जब 90 तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये चीज फाइंड हुई कि जो डीबी है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा पे, मतलब थीटा साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो डीबी है वो क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। और यहाँ पर थीटा क्या आपका, डीएल और आर के बीच का एंगल। आर मतलब क्या, लाइन जॉइनिंग दी पॉइंट, सिंपल। फिर उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो आर डिस्टेंस होगी ना, ये जितनी ज्यादा होगी इस पॉइंट से, ये आर डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल करेक्ट है, इसको भी हम देखते हैं, आपने बचपन में एक खेल करते थे हम लोग। हमारे पास अगर 2 मैग्नेट होती थी ना, तो हम एक मैग्नेट को रखते थे और दूसरी मैग्नेट को उसके पास लेकर आते थे धीरे धीरे। तो हम देखते थे कि जब हम उसको पास लेकर आ रहे हैं तो एक पॉइंट तक तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब कि उस पॉइंट तक वो जो हमारा मैग्नेट था सेकंड वाला, वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर। बट जैसे ही वो एक पॉइंट के अंदर आता है, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम उसको पास लेते हैं, तो जितना हम पास लाते हैं फोर्स क्या होता है, उतना ज्यादा बढ़ते जाता है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कम होने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपकी स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आपकी बढ़ेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है 1/r²। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए कि आपने जितने भी अभी तक यूनिवर्सल लॉस पढ़े, आपने जितने भी अभी नेचुरल लॉस पढ़े, लाइक मैं अगर ग्रेविटेशनल लॉ की बात करूं तो इसमें क्या होता था आपका G m1m2 अपॉन में r²। ठीक है। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा तो वहां पर क्या आता था आपका K Q1 Q2 अपॉन में r²। मतलब कि जितनी भी आपकी नेचुरल फोर्सेस होती है जनरली वो क्या करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टोटली 4 इनके ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो करंट पे डिपेंड कर रही है, डीएल पे, साइन थीटा पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है। ये इन्होंने क्या करा अपने एक एक्सपेरिमेंट से बताया। अब देखो अगर हम इन चारों को कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग ऑल 4, तो यहां पर देखिए dB इज प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा, तीनों आपका क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अपॉन में कितना हो गया r²। ठीक है। ये आ गया। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पर क्या आता है कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी का हमने साइन हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा dB वो कितना आ रहा है आपका K I dl sin थीटा अपॉन में r²। इसी को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली लॉ। अब क्वेश्चन ये आता है इस K की वैल्यू क्या होगी। इस K की वैल्यू जो होती है ना SI सिस्टम में, K की वैल्यू डिपेंड करेगी किसके कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी। ये डिपेंड करेगी कि आपका जो अरेंजमेंट है, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके आसपास मीडियम कौन सा है, और दूसरा ये चीज आपकी डिपेंड करेगी कि कौन से सिस्टम में आप बात करें। तो SI सिस्टम में अगर हम वैक्यूम के लिए बात करें, वैक्यूम के अंदर अगर हमारा सिस्टम रखा हुआ है तो उस केस में K की वैल्यू होती है आपकी μ0/4π। ठीक है, μ0/4π, और इसकी वैल्यू निकल कर आती है आपकी 10⁻⁷। इसकी वैल्यू आती है आपकी 10⁻⁷। ठीक है। यूनिट आप निकालिएगा इसकी, यूनिट इसका टेस्ला होगा तो ये आपके लिए टास्क की यूनिट आपको निकालना है। ठीक है। अब यह जो K होता है कितना होता है μ0/4π। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा सर ये μ0 क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमारा टर्म आया था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि फ्री स्पेस की एबिलिटी, किसी मीडियम की एबिलिटी के उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास हो सकती, कितनी पास हो सकती। सेम वे में म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। परमिएबिलिटी क्या होता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू पास मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम थ्रू देम। ठीक है, अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को पास करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। तो अगर वैक्यूम में है तो K की वैल्यू क्या होगी ये, तो यहां से देखिए हमारा dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका μ0/4π। ठीक है, I dl sin थीटा अपॉन में r²। सिंपल है, I dl sin थीटा अपॉन में r²। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से dB निकल कर आया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई और मीडियम हो, अदर मीडियम की अगर हम बात करें कि अगर हम मीडियम को चेंज कर दें तो μ0 के साथ में एक और टर्म इंटू में आएगी, μ0 के साथ आ जाएगा आपका μr। ठीक है, μr क्या होगा आपका, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम। तो ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। तो dB हमारा क्या होगा, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। और रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यहाँ पर यूज करने वाले। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्केलर नहीं है, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर मुझे इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, dB इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट K। I तो आपका क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी I। अभी यहां पर तो क्या है, dl sin थीटा। अभी आपने देखा होगा जो हमने डायग्राम बनाया था, तो यहां पर एक एंगल था आपका किसके बीच में, R और dl के बीच में। ठीक है, थीटा। और इस एंगल के ऊपर हमारा फील्ड डिपेंड कर रहा है। तो ये जो R है ना, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, dl इंटू r कैप अपॉन में r²। करेक्ट होगा या नहीं, मुझे बताओ जरा इसको। क्यों, क्योंकि dl क्रॉस r कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r। मतलब कि एक यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन को बताना। तो ये यूनिट वेक्टर हमको क्या बता रहा है, ये यूनिट वेक्टर हमको बता रहा है कि dl और r की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हमारी फील्ड लगने वाली। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर मैं इसको ओपन भी करता हूं, मान लीजिए मैं अगर इसको ओपन करता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड इंटू क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए r कैप का मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, dl sin थीटा। तो dl sin थीटा को हमने क्या लिखा, dn क्रॉस r कैप। सिंपल। तो आप इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो बॉयड-सेवर्ट लॉ ने हमको ये एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाल कर दिया है। ठीक है, तो बॉयड-सेवर्ट लॉ को हम लोग फटाफट से सम अप कर देते हैं। तो ये क्या बोलता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट,
dn and sin theta and inversely proportional to r square। सभी को कंबाइन किया तो dv is equal to mu naught upon 4 pi i dl sin theta upon में क्या आया r square। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है, यहाँ पर परमिएबिलिटी होता है जो कि डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर और हमारा जो एसआई सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, dv म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl क्रॉस r कैप। ठीक है, अपॉन में कितना हो गया r स्क्वायर। r कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, ये लाइन की डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, r कैप लगेगा, जो कि क्या कर रहा है, इस लाइन एलिमेंट को ज्वाइन कर रहा है पॉइंट से। ठीक है, उस डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इसको r वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख दूं, यहाँ पर r वेक्टर बट अपॉन में कितना आ गया आपका r क्यूब। बिकॉज कैसे आया, देखिए dl क्रॉस r, जो इसको हम क्या लिखेंगे, dl into r into sin थीटा। ठीक है, अपॉन में कितना लिख दिया हमने, देखो r क्यूब, तो ये एक r से r कट जाएगा तो हमारा क्या होगा, r स्क्वायर। मतलब जो हमारा यहाँ ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली क्या है कि हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था ab के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे इस पूरे कंडक्टर के लिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने क्या निकाला था, एक स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला था dl के लिए, तो उसका कितना था हमारा dv। अगर मुझे इस पूरे कंडक्टर के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस dv का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका b, तो b हमको क्या मिल जाएगा, पूरे कंडक्टर के लिए मिलेगा। तो आने वाले कुछ वीडियो में हम लोग देखने वाले कि अलग अलग टाइप के जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल कर आएगी, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और उसको इंटीग्रेट करके आगे की हम लोग चीजें निकालने वाले। ठीक है, तो ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आया है तो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।